नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और जैसा कि अपनी वीडियो हुई हैं बायोलॉजी की, पिछली 2 ही वीडियो हुई हैं। अब अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो कंटिन्यू आज हम करेंगे। साउंड की प्रॉब्लम थी तो साउंड की भी कोशिश की है मैंने सही करने की। अब हम नेक्स्ट यानी अपनी 3rd वीडियो और कोशिका की पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। आपको पीछे देख रहे होंगे आप कि क्या लिखा है। ये बात करेंगे इसकी, ये क्या है और कौन कौन से हमें पॉइंट पढ़ने हैं। कोशिका के प्रकार कितने होते हैं ये हमने पढ़ा है। कहते किसे हैं कोशिका, छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इसके बारे में कंप्लीट हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के और अवयव क्या होते हैं, यानी अंग और कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं, आप शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपना क्या लिखा है पीछे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिका, यदि कोशिका की बात की जाए तो कोशिका में हमें मुख्यतः अंग पढ़ने होंगे। एक तो हमारी कोशिका भित्ति पढ़नी होगी हमको, सेल वॉल जिसको बोलते हैं। जब इंग्लिश में सिंगल हम पढ़ेंगे इसको तो एक एक पढ़ते चलेंगे कंप्लीट। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पदार्थ की हम बात करते हैं, जंतु कोशिका में होती है या नहीं होती, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम कंप्लीट बेसिक से। कोशिका, एक कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में और कौन कौन से तथ्य हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टिकाएं क्या होती हैं। कोशिका के संबंध में इनकी भी हम बात करेंगे। रेक्टिका तरल रस क्या होता है, टोनोप्लास्ट क्या है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यदि बात की जाए हमारा बेसिक तौर पर, जैसे कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य के हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक तो कोशिका द्रव्य, अलग अलग कंप्लीट पढ़ेंगे। ये अपना बेसिक चार्ट है, जैसे हमें पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे हम केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस होता क्या है, केंद्रक जो हमारी हमने बात की थी, जैसे केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता, उस कोशिका को क्या कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे केंद्रक। केंद्रक में कौन कौन से हमारे और अंग होते हैं, और अंग का मतलब कैसे, देखो इधर। केंद्रक द्रव्य केंद्रक में पाया जाता है या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। केंद्रक कला क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रिका क्या है, क्रोमेटिन जाल क्या है, कंप्लीट सिंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। अभी हमने बेसिक एक स्ट्रक्चर चार्ट बनाया है। अब अपना दूसरा पार्ट इधर हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य के साथ ही 2 मुख्यतः हमारे यहाँ पर निष्क्रिय पदार्थ को कोशिका द्रव्य में हमें पढ़ना होता है। एक तो उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ और दूसरा होता है उपापचय हेतु सक्रिय पदार्थ। और इनमें कंप्लीट हमें आपने देखा होगा कंप्लीट, जैसे यदि बात की जाए संचित पदार्थ होते हैं। संचित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ, दूसरे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ और तीसरा होता है हमारी वसा। इनके बारे में पढ़ेंगे हम कंप्लीट क्या होते हैं। सिंगल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो वसा होती है उसके बारे में भी हम कंप्लीट सिंगल पढ़ेंगे वैसे। और यहाँ यदि कोशिका के संबंध में बात की जाती है तो इनकी बात करेंगे। संचित पदार्थ यहाँ पर हम कैसे समझते हैं उनको। फिर दूसरा आता है स्रावी पदार्थ और तीसरा होता है उत्सर्जी पदार्थ। जैसे हम बात करते हैं बेसिक कोशिका के संबंध में, जो हमारी पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं वो बाहर स्रावित करती हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ हम उनको बोलते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तारककाय क्या होता है, सेंट्रोसोम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अंतर प्रद्रव्य जालिका या अंतर द्रव्य जालिका क्या होती है, एंडोक्राइन रेटिकुलम इसको बोलते हैं। गोल्जी कार्य क्या है, लाइसोसोम क्या है, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं लाइसोसोम, इसके बारे में कंप्लीट हम जानेंगे। लाइसोसोम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है प्लास्टिड यानी लवक। लवक क्या होते हैं, लवक जंतु कोशिकाओं में होते हैं या फिर नहीं होते। और दूसरा होता है हमारा पादप कोशिकाओं में होते हैं या नहीं होते, इनके बारे में हम पढ़ेंगे लवक के बारे में। फिर राइबोसोम हम अंतर्द्रव्य जालिका के संबंध में पढ़ेंगे कंप्लीट बिल्कुल। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सिंगल एक एक पॉइंट के बारे में बात करते चलेंगे और
कंप्लीट बेसिक से आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं हट जाता हूँ यहाँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। जो अपना दूसरा है ये कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे हम सिंगल। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर देना, यदि आपको पसंद आए तो। और यदि पसंद नहीं आए तो जबरदस्ती कुछ नहीं है इसमें कि आपको लाइक करना ही करना है, मत करना आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ सुटेबल पढ़ाया गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी आप पढ़ ही सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। चलो अब हम बात करते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में। सेल वॉल इंग्लिश में अब साथ के साथ हम लिखेंगे कोशिका भित्ति इधर। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कोशिका भित्ति के संबंध में। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है या नहीं पाई जाती, या फिर बेसिक तौर पर होती क्या है, सेल वॉल। तो यदि सेल वॉल की बात की जाए तो आप सबसे पहला पॉइंट जंतु कोशिकाओं में होती है, तो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में। तो यह है, ध्यान से आपको समझते चलना है, यह पादप कोशिकाओं में होती है, पादप कोशिकाओं में होती है। और इसके संबंध में यदि बात की जाए पादप कोशिकाओं में होने का, तो ये क्या है, आपने देखा होगा बेसिक तौर पर जो हमारे पादप होते हैं या वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनकी बाहरी जो लेयर होती है, बाहरी सतह है, ये बाहर की जो सतह होती है, ये इस तरीके की डेड यानी मृत कोशिका हम इसको बोलते हैं, या निर्जीव कोशिका के नाम हम दे देते हैं इसको, निर्जीव कोशिका। तो निर्जीव कोशिका हमारी क्या है, ये निर्जीव कोशिका ही एक सेल वॉल होती है। और सेल वॉल में आता है हमारी, तो ये क्या है, यह है पादप की बाहरी निर्जीव कोशिका है, निर्जीव कोशिका है। अब यहाँ पर बहुत अधिक मोस्ट पॉइंट आता है कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो किसमें, जंतुओं में नहीं पाई जाती। किसमें, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अब हमारी बात आती है, ये जो हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल बनी किसकी होती है। यदि मैं फ्रेम से बाहर या कैमरे के से बाहर आ जाऊँ तो आप ये समझना, ये आपको प्रॉपर नजर आता रहेगा। अब यदि बात की जाती है हमारी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यहाँ पर बहुत मोस्ट पॉइंट है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी किसकी का मतलब है किस पदार्थ की बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है। तो बहुत मोस्ट पॉइंट है, ये आपको जान लेने के लिए होती है सेलुलोज। ध्यान से आपको ये याद रख लेना है, सेलुलोज की बनी होती है सेलुलोज। और एक यहाँ पर बहुत मोस्ट पॉइंट आता है, दूसरा नाम अलग मार्कर से लिखना हम उसको, सेलुलोज, और यहाँ पर दूसरा नाम आता है लिग्निन। बहुत ही मोस्ट है, यहाँ पर दोनों नाम ये देखने को मिल जाए आपको, तो आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति सेलुलोज और दूसरा होता है लिग्निन। अब हमारी बात आती है, चलो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ एक आता है, जैसे हमारी ये दो हमारी बोल होती हैं, ये दो कोशिका होती हैं, दो परत होती हैं इस तरीके से, एक अंदर परत होती है, ये इसके अंदर एक अंदर। तो यहाँ पर एक इनके मध्य में जो पदार्थ भरा होता है, मध्य में
जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेंटिन। पेंटिन कौन सा पदार्थ होता है, दो मध्य यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो बाहरी और एक अंदर, इनके बीच जो पदार्थ भरा होता है उसको बोलते हैं पेंटिन। और हमारी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज या फिर और लिग्निन की बनी होती है। इतने पॉइंट जान लेने जरूरी है आपको, किसके संबंध में, ये जान लेने जरूरी है आपको कोशिका भित्ति के संबंध में। ये मोस्ट पॉइंट आपको याद क्या रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो पॉइंट है आपने इनको याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोशिका भित्ति के बाद। ये कंप्लीट कोशिका भित्ति का सिंगल प्रकार था, उसमें कोई इसके टाइप थे ही नहीं। अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य की, क्या होता है जीव द्रव्य। सबसे पहला पॉइंट जीव द्रव्य के संबंध में अब हम यहाँ बात करते हैं, तो इंग्लिश में भी साथ के साथ हम लिखते चलेंगे जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहला पॉइंट ये जानना जरूरी है जीव द्रव्य होता क्या है। यदि बात की जाए एक संपूर्ण कोशिका में जो भरा हुआ द्रव होता है उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं उसको, जीव द्रव्य। तो ध्यान से आपको समझना है, संपूर्ण कोशिका में भरा हुआ पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। अब इसके हमने पॉइंट पढ़े थे, जैसे कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक। तो ये यदि बात की जाए यदि कोशिका द्रव्य की या फिर केंद्रक की, केंद्रक के पास उपस्थित ये द्रव भरा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। यदि एक सेल की बात की जाती है, बेसिक तौर पर सिंपल एक सेल की बात की जाती है, तो वहाँ उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यानी जिस स्थान की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग उसको नाम दिया गया है जीव द्रव्य को। अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य के संबंध में क्या क्या कथन हमें जान लेने जरूरी है। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो जीव द्रव्य की खोज के संबंध में बात की जाए तो वहां आंसर होगा आपका जीव द्रव्य की खोज की बात वहां पर की जाती है। तो ध्यान से आपको पॉइंट ये याद रख लेना है, पुरकिंजे। पुरकिंजे किसके संबंध में, जीव द्रव्य की खोज की बात की जाती है, तो किसने की थी, हमारी पुरकिंजे ने। और इसे मोस्ट पॉइंट के एक संबंध में ये भी हम कहते हैं, यहाँ पर इसके बारे में अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं अपने। देखो इधर हम जानते हैं इसको, ये अपने पॉइंट हैं। यदि बात की जाए जीव द्रव्य के संबंध में और क्या पॉइंट है, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे। अब एक पॉइंट यहाँ पर आती है जीव द्रव्य, मोस्ट पॉइंट है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार है, यह किसने कहा था, ये एग्जाम में सीधे पॉइंट लाइन आती है हमारी, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था। तो आपका आंसर होगा जूलियस हक्सले। किसने, जूलियस हक्सले। अच्छे पॉइंट है, आपको जान लेना है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब यदि बात की जाए फिजिकल बेस है ये हमारी बॉडी का, तो उसके संबंध में इसके बारे में और कथन क्या क्या हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि जीव द्रव्य में होता क्या है, यानी इसमें इसका संगठन किससे मिलकर बना है, इसका संगठन यानी इसके संगठन में कौन कौन शामिल होता है, क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे मोस्ट पॉइंट ये जान लेना जरूरी है, सबसे अधिक जो क्या होता है इसके अंदर, एक तो होता है हमारा 80% का मोस्टली जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। उसके बाद हमारी 15 यानी 15% में हमारी क्या पाई जाती है, इधर प्रोटीन
प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है 15%। यदि बात कहाँ पर की जाती है? जीव द्रव्य के अंदर। और उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है 3% हमारी यहाँ वसा की मात्रा पाई जाती है, और 1% हमारा क्या पाया जाता है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट। और यदि बात नेक्स्ट की कार्बोहाइड्रेट, और नेक्स्ट आता है हमारा 1%। ये हो गया 80 और 15 95 और 3 98 99, और 1% में पाए जाते हैं हमारे अकार्बनिक लवण। क्या पाया जाता है? अकार्बनिक लवण। ये पॉइंट आपको याद रख लेने, बहुत अच्छे पॉइंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें बेसिक तौर पर जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था, ये आपको जान लेना जरूरी है। और संगठन में क्या क्या शामिल होता है? मोस्टली जल, और जल कितने प्रतिशत? 80%, प्रोटीन 15%, और 3% हमारी फैट यानी वसा, सिंगल 1% कार्बोहाइड्रेट, 1% कार्बनिक लवण। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार के संबंध में, और हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो दूसरा और आता है यहाँ पर कि इसमें ही हमारा जो ये होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन हमारी 62% ऑक्सीजन होती है। और यदि बात की जाती है कार्बन की, तो कार्बन कितना होता है इसमें? कार्बन की बात की जाती है तो वहाँ 20% मोस्टली कार्बन होता है। और उसके बाद हमारी बात की जाती है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कितने परसेंट हमारी यहाँ पर हाइड्रोजन होती है? तो आंसर जान लेना है 10%। कितने होती है? 10%। और दूसरा होता है नाइट्रोजन, मुख्यतः इसके संगठन हैं ये नाइट्रोजन। कितनी होती है हमारी? 62 और 82 और 92, और यहाँ पर हो जाएगा 8%। ये चीज आपको याद रख लेनी है, ये बहुत मोस्ट पॉइंट, अच्छे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाने वाले। क्या है हमारे जीव द्रव्य के संबंध में? ये पॉइंट हो गए जीव द्रव्य की खोज। संपूर्ण कोशिका में भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जूलियस हक्सले ने कहा था। इसका संगठन, ये सब चीजें पॉइंट आपको याद रख लेनी है। इस तरीके के पॉइंट एग्जाम में हमारे बनते हैं। अब नेक्स्ट यदि बात की जाती है इसके प्रकारों की बात हम करें, तो प्रकार क्या क्या हो सकते हैं इसके प्रकार? तो इसके प्रकार हमारे दो थे। दो का संबंध एक तो हमारी कोशिका द्रव्य से है, और एक हमारा केंद्रक से है। तो अब हम सिंगल सिंगल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा बात है केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में? केंद्रक, कोशिका द्रव्य के, और दूसरा केंद्रक के बारे में। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? जो हमारा कोशिका द्रव्य था, और कोशिका द्रव्य में भी हमारे किसकी हम बात करते हैं? उपापचय हेतु जो हमारे सक्रिय पदार्थ थे। दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक निष्क्रिय पदार्थ और एक थे हमारे सक्रिय पदार्थ। सक्रिय पदार्थ की हम बात करें तो वहाँ पर हमारा क्या क्या होगा? अब हम बात करते हैं जैसे तारककाय क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, उसकी खोज किसने की, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप इसको साफ कर देते हैं। बहुत मोस्ट पॉइंट है, अच्छे और कंप्लीट। आपको ये स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हो, बाकी नोट्स साथ के साथ बनाओगे ना तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है, बेसिक और कंप्लीट आप चाहे जहाँ भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें बहुत कुछ छूट गया है या छुड़वा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बाकी आप 2-3 लेक्चर देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा कुछ बताने की बात है ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, और ये है इधर उधर की बात है, उस तरीके की बात हम करते हैं नहीं। तो इसलिए कंप्लीट बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आप समझ ना पाओ और उसको कर नहीं पाओ। अब हम बात करते हैं जो जीव द्रव्य के प्रकार में एक कोशिका द्रव्य था, और उसमें एक टाइप था हमारा तारककाय। तारककाय की हम
बात करते हैं यहाँ। वैसे कोशिका द्रव्य की हम बात करें बेसिक तौर पर, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब यदि साइटोप्लाज्म के संबंध में बात की जाए तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव कोशिका द्रव्य कहलाता है। और इसके लिए मुख्यतः अंदर इसमें क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहला तारककाय, क्या होता है, तारककाय। और तारककाय के संबंध में इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रोसोम। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है तारककाय के संबंध में, एक तो याद क्या रखना होता है, एक तो खोज याद रखनी होती है, इसके बारे में किसने बताया और इसका काम क्या है, ये मुख्यतः पॉइंट होते हैं जानने के लिए बायोलॉजी में किसी भी शब्द को। तो पहला तरीका तारककाय के संबंध में क्या है, तारककाय की खोज किसने की थी, तो यहाँ आपको याद रख लेना है इसकी खोज टी बोवेरी ने की थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टी बोवेरी के बाद इसका कार्य क्या है, तो मुख्यतः मेनली कार्य बेसिक तौर पर इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अब हमारी बात आती है, ये मुख्यतः पॉइंट है इसके बारे में, तारक खोज, ये ज्यादा मोस्ट है, यहाँ याद रख लेना है आपको, इसका कार्य क्या है, तारककाय। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इसके संबंध में, तारककाय से नेक्स्ट आता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के संबंध में, अंतःप्रद्रव्य जालिका के संबंध में हम बात करें तो क्या है, देखो अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका के संबंध में यदि बात की जाए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे मुख्यतः पॉइंट क्या होता है, ये भी किसके संबंध में सहायक होती है, तो इसके बारे में, इसके दो प्रकार होते हैं और ये किसमें नहीं पाई जाती, ये जान लेना जरूरी है। सबसे पहला तो यह है जीवाणु, बहुत मोस्ट पॉइंट है यह है जीवाणु, और इधर भी नजर आ रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा, यह जीवाणु नजर आ रहा है सर इधर, ठीक है, यह जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती है। ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, आपको याद रख लेना है, जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती है। अब दूसरा हमारा इसके संबंध में प्रकार आता है, यदि बात की जाए कि इसके प्रकार के आधार पर हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है उसके संबंध में हम, इसके दो प्रकार होते हैं, और दो प्रकार होने का मतलब क्या है, यहाँ पर दो प्रकार होते कैसे हैं, तो एक तरीका तो हमारा होता है कि दो प्रकार, यहाँ आधार किसका रखा गया है, राइबोसोम का आधार है। तो आधार क्या है हमारा, राइबोसोम के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के, राइबोसोम के आधार पर। और आपने नाम सुने होंगे और नहीं सुने तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एक नाम आता है यहाँ पर खुरदरी अंतःद्रव्यीय
जालिका, और एक नाम आता है यहाँ पर चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। उन चीजों को हम पढ़ते चलेंगे जो एग्जाम में भी आती है, मोस्ट भी है। अगर हमने काफी सारा पढ़ लिया और एग्जाम में नहीं आ पाया उसके बारे में, तो हम वो चीज भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती है, और जो ऐसी चीज है जो एग्जाम में सीधे सीधे आएगी भी और उसके पॉइंट छोड़ेंगे भी नहीं, हम उसको भी पढ़ते चलेंगे साथ के साथ। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर यदि खुरदरी की बात की जाए तो इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यदि बात की जाए यहाँ चिकनी के सतह पर काम क्या होता है, अभी बताने वाला हूं उनका काम क्या होता है। और एक तो हमारा पाइप इसमें जाती है, ये हमने बात की, और इसका कार्य क्या होता है, बहुत मोस्ट होता है वो भी। कार्य है क्या इसका, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, तो इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। क्या होता है, नहीं पाया जाता। ध्यान से आपको याद रख लेना है। तो चिकनी क्या होती है, उसकी सतह पर नहीं पाई जाती। अब यहाँ बात आती है मोस्टली होता क्या है, कार्य के संबंध में बात की जाए तो इसका कार्य क्या है। अब यदि कार्य के संबंध में बात की जाती है तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, यह है कार्य की हम बात कर रहे हैं। मोस्ट पॉइंट पर क्या है इसका फंक्शन, यह है प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होती है। प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होती है। और नेक्स्ट आता है, और क्या करती है ये, आपने नाम जो आगे आएगा इंसुलिन नाम आता है, कहाँ से निकलता है उसके बारे में तो कंप्लीट पढ़ेंगे ही हम, पर यहाँ भी हम उसकी बात कर लेते हैं। यह है इंसुलिन, के श्रावण में नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूं, यह इंसुलिन के श्रावण में सहायता करती है। इंसुलिन होता क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में तो हमें कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है, पर हम यहाँ पर बेसिक आगे हम पढ़ेंगे, ये जान लेना जरूरी है। यह इंसुलिन के श्रावण में सहायता करती है। अब हमारी और क्या करती है, एक मोस्ट और नेक्स्ट कार्य होता है, यह है वसा का संश्लेषण करने में सहायक होती है। क्या है, यह है वसा का संश्लेषण करने में सहायक होती है। ये चीजें पॉइंट इसके फंक्शन के बारे में है, ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, बहुत ही अच्छे और एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि मैं बार बार यदि स्क्रीनशॉट की बात कहूँगा तो आप साथ के साथ भी नोट्स बनाएंगे तो बेटर रहेगा, और बाद में आप नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। ये पक्का है कि आपको ऐसा और बेसिक से कंप्लीट एक पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा नहीं, आप देख भी सकते हैं ऐसा बेसिक यूट्यूब पर। बाकी आप यूट्यूब पर जो हमारे पेड कोर्स हैं उनके संबंध में भी यदि बात की जाती है तो अच्छा आप देख सकते हैं। बाकी इतनी बड़ी बड़ी बात तो मैं करूँगा हूँ नहीं। चलो, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलो अब हम साफ कर रहे हैं इसको।
अब हम बात करते हैं गोल्जी काय की। किसकी बात करते हैं? गोल्जी काय की। क्या होता है गोल्जी काय और इसके संबंध में क्या कथन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। गोल्जी काय हमने नाम लिखा था। यदि आप नोट्स बनाओगे और साथ के साथ आप पीछे की ओर देखते चलोगे तो उसमें ये सारे के सारे जो मैं पॉइंट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा। अभी हमने कौन कौन से पॉइंट किए हैं उनकी साथ के साथ लिखते चलेंगे। चलो अब हम बात करते हैं गोल्जी काय क्या है। गोल्जी काय के संबंध में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा गोल्जी काय। गोल्जी काय या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। अब यदि बात सबसे पहला पॉइंट क्या है गोल्जी काय की खोज। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सबसे बढ़िया पॉइंट होता है खोज के संबंध में। सबसे पहले मैंने बताया ना किसी भी पॉइंट का बायो में जान लेना क्या है खोज और इसका कार्य क्या है, बस ये सिंपल जानना जरूरी होता है। गोल्जी का है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्जी काय के बारे में अगला पॉइंट। गोल्जी काय की यह कार्य क्या करती है, इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहला यदि बात की जाए कार्य के संबंध में तो सबसे मोस्ट पॉइंट होता है इसका कार्य। तो यदि बात की जाए तो इसका कार्य कंप्लीटली अभी ज्ञात है नहीं। इसका पूर्ण रूप से कार्य ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है। फिर भी बात की जाए तो ये क्या कहलाता है, तो यहाँ यह है कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। ये बात की जाए तो कोशिका प्लेट का निर्माण, यहाँ ध्यान रख लेना है जंतु कोशिकाओं की बात नहीं करना है यहाँ पर। पादप कोशिकाओं के संबंध में कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। तो कौन सी कोशिकाओं में? पादप कोशिकाओं में। ये पॉइंट इसके बारे में आपने जान लेना जरूरी होता है। तो मुख्यतः कार्य हमारा गोल्जी काय का ये होता है। अब हमारी बात आती है और नेक्स्ट यदि बात की जाए और इसका कार्य क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट कार्य होता है इसको कोशिका का मुख्य स्रावी अंग भी माना जाता है। इसको कोशिका का मुख्य स्रावी अंग भी माना जाता है। अंग भी माना जाता है। ठीक, ये चीज पॉइंट हमारे जानने लेनी जरूरी है। एक सेकंड। चलो हाँ, ये हम आपने समझ लिया इसको गोल्जी काय क्या होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड के साथ चलते हैं। पढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट आता है लाइसोसोम क्या है, क्योंकि एक पार्ट हमारा कंप्लीट यहाँ पर हुआ लाइसोसोम, उसके बारे में हम बात करते हैं। लाइसोसोम लाइसोसोम
यदि लाइसोसोम की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, लाइसोसोम के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होता है कि लाइसोसोम है क्या। तो लाइसोसोम का कार्य क्या है, ये तो बारे में इसके बारे में तो पढ़ना होता है ही हमें। लाइसोसोम की खोज की बात की जाए तो वहाँ पर आपको याद रख लेना है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो वहाँ पर आंसर होगा लाइसोसोम की खोज, इसकी खोज डी डबे, किसने, डी डबे ने की थी। ये बात ध्यान आपको रख लेनी है। और यहाँ पर आता है लाइसोसोम, एक बहुत बढ़िया पॉइंट होता है एग्जाम में, सीधे नाम आता है लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। देखो ये पॉइंट जान लो, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं इसको। आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो उसके संबंध में जो ये इसकी खुद की जो सेल होती है, और ये सेल कहाँ से उत्पन्न होती है, यकृत से, लीवर से ये कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। और ये यकृत से उत्पन्न होने के बाद ही क्या करती हैं, इसको अपनी ही कोशिकाओं का भक्षण करने लग जाती हैं, यानी उनको खाने लग जाती हैं, जो हमारी मुख्यतः कोशिकाएं होती हैं और अन्य सेकेंडरी कोशिकाएं। तो यकृत, जब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो यकृत से ऐसी कोशिकाएं उत्पन्न होंगी या पैदा होंगी जो अपनी ही कोशिकाओं को खाने लग जाती हैं, उनका भक्षण करने लग जाती हैं, जिस कारण से इसको आत्महत्या की थैली कह देते हैं। तो कारण क्या है इसका, इसका कारण है, क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली, भोजन, यहाँ लिखो, लंबे समय तक भोजन नहीं ग्रहण करने पर यह अपनी ही कोशिकाओं का भक्षण करने लगती है। कोशिकाओं का भक्षण करने लगती हैं। और बेसिक तौर पर मुख्यतः और क्या कार्य होता है इसका, कार्य यहाँ पर थोड़ा सा कार्य निकालने हैं, 2-4 पॉइंट जान लेंगे। तो कार्य होता है जो हमारी बाह्य पदार्थ होते हैं, बाह्य पदार्थों का पाचन करने में सहायक होती हैं। और बाह्य पदार्थों के सहायक होने का मतलब है, कभी कभी बीमारी हो जाती है तो आपने नाम एक ल्यूकोसाइट सुना होगा, WBC का प्रकार है। ल्यूकोसाइट के संबंध में वहाँ पर आता है कि ल्यूकोसाइट जब कोई बीमारी हो जाती है, वायरस हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो उनको समाप्त करने का भी कार्य यही करती है, लाइसोसोम की सहायता से ही होता है। और ये है अंतः पदार्थों का पाचन करती है। अंतः पदार्थों का पाचन करने का मतलब क्या होगा, यदि भोजन आपने ग्रहण नहीं किया है तो जो हमारी उपस्थित होता है भोजन मसल्स यानी मांसपेशियों में या कोशिकाओं में, उनका पाचन करना शुरू कर देती है, हमारी लाइसोसोम की सहायता से पाचन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इसकी सहायता से कभी कभी ऐसे एक्स्ट्रा यानी अनावश्यक हमारी कोशिकाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं, मृत कोशिका बढ़ना शुरू हो जाती हैं, मृत कोशिका बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कैंसर
की समस्या बढ़ जाती है, जिससे कैंसर की समस्या हो जाती है। ये इसके बारे में वीक पॉइंट है, ये बहुत ही एक ये मृत कोशिका के बढ़ने शुरू हो जाती है, जिससे कैंसर की संभावना हो जाती है और आत्महत्या की थैली के संबंध में बहुत ही डेड यानी कि एक निगेटिव पॉइंट है इसके संबंध में। बाकी यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है इसका, और ये हमारी एनर्जी प्रदान करने में सहायक होती है, अंत पदार्थ जो होते हैं उनका पाचन करने में सहायक होती है। ये हमारी लाइसोसोम है, आत्महत्या की थैली इसे कहते हैं, ये जान लेना आपके बारे में जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे 2-3 पॉइंट अपने और हैं, 2 पॉइंट उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपना इसको कंप्लीट करेंगे अपना ये नेक्स्ट। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई जाती है देखने के लिए। फिर भी यदि आप प्रॉपर देखते हो तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। चलो अब हम स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं किसको है, किसके संबंध में, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पॉइंट आते हैं हमारे। फटाफट से आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया चलो अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहला और मोस्ट पॉइंट होता है इसकी खोज के बारे में। सबसे पहले किसने बताया, तो खोज इसकी किसने की थी, तो वहाँ पर नाम आ जाएगा आपका। 2 साइंटिस्टों के नाम अलग अलग आते हैं यदि खोज की बात की जाती है। इसकी खोज आंसर होगा वहाँ पर अल्टमैन ने की थी, अल्टमैन ने की थी। और सबसे पहले इसको देखा किसने था, इसको सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशी में देखा था। अब नेक्स्ट हमारी बात यहाँ पर आती है, इसका नामकरण किसने किया था। इसके नामकरण के बारे में तथ्य आता है। इसका नामकरण मोस्ट पॉइंट है, अच्छे या एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो आंसर होगा सी, बेंडा। किसने, सी बेंडा ने किया था। नामकरण के संबंध में बात आती है, और यहाँ पर ये किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है, तो ध्यान से ये पॉइंट समझ लेना। ये है नील हरित शैवाल व जीवाणुओं में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। और उसके बाद ये किस में होती है, यह है जंतु तथा पादप कोशिकाओं में होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना है आपको, किस में होती है और किस में नहीं होती है। और इसे ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, इसे ही
कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। यदि बात की जाए ऊर्जा ग्रह के संबंध में, क्यों कहते हैं ऊर्जा ग्रह, इसकी बात की जाए कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें ऊर्जा होती है, इसमें ऊर्जा ATP के रूप में, ATP के यौगिक के रूप में संचित रहती है, संचित रहती है। और ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, जो ATP होता है हमारा, ATP के रूप में हमारी क्या होती है, एनर्जी स्टोर रहती है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस कारण इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। कोशिका को जो ऊर्जा प्राप्त करती है, प्रदान करती है, तो किस रूप में प्रदान करती है, ATP के रूप में, और किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। बहुत ही मोस्ट पॉइंट होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, आप चाहो तो, और चाहो तो चैनल को लाइक भी आप और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।